जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ आपका इस चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम फिर एक आदिवासी परंपरा की बात करने जा रहे हैं। आज हम देखना चाहते हैं कि आधुनिक विज्ञान जो समाधान प्रयोगशालाओं में खोज रहा है या वहां बना रहा है, उसे आदिवासी प्रकृति के साथ रहकर उस समाधान में जी रहा होता है। मतलब जिस समाधान को आधुनिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में खोज रहा है, वह तो आदिवासी जीवन पद्धति में पहले से मौजूद है। चलिए आज उस रहस्य की खोज में हम भी गोता लगा ही लेते हैं। इस खबर को आप देखिए, बेंगलुरु के साइंस गैलरी में एक एडिबल इंसेक्ट्स का स्टॉल लगाया गया था। इसका मकसद लोगों को कीट खाने के लिए मजबूर करना नहीं था, बल्कि उन्हें उस मनोस्थिति से रूबरू कराना था जिसमें वे कुछ खानों को सामान्य रूप से स्वीकार करते हैं और कुछ को अस्वीकार। कई लोगों ने माना कि डिस्कम्फर्ट खाने से पहले आती है और स्वाद लेने के बाद राय बदलती है। मतलब देखकर घृणा लगती है, लेकिन जब उन्हें कहा गया कि आदिवासी समुदाय और कई आदिम समुदाय इसे बड़े चाव से खाते हैं, तो वे लोग स्वाद लेने के लिए राजी हुए और जब स्वाद लिए तो उनका घृणा वाला भाव खत्म हो गया। अखबार यह स्पष्ट कर रहा है कि कीट पतंगों को भोजन श्रृंखला का हिस्सा मानना कोई विदेशी अवधारणा या नई अवधारणा नहीं है, बल्कि भारत के कई हिस्सों में, खासतौर पर पूर्वोत्तर और मध्य भारत के आदिवासी क्षेत्रों और ग्रामीण समाजों में यह पीढ़ियों से प्रचलित है। लेकिन जो लोग अपने आदिवासी संस्कृतियों से, समाज से दूर हुए, उनके लिए यह भोजन श्रृंखला अजीब या घिनौना की श्रेणी में आ गया। आदिवासी समाज भी अपने बच्चों को पढ़ाने के नाम पर गैर आदिवासियों की उसी शिक्षा पद्धति का हिस्सा बना रहे हैं जिसे लॉर्ड मैकॉले का शिक्षा का सिद्धांत कहा जाता है, जिसमें भारतीय बच्चों को अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ने को मैंडेटरी किया गया। सभी को अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ने के लिए बाध्य किया गया ताकि आने वाली पीढ़ी अपने मूल समाज की संस्कृति और नैतिकता से हमेशा के लिए दूर हो जाए और नई पीढ़ी अंग्रेज़ों की गुलामी के लिए अंग्रेज़ों के अनुकूल समाज का निर्माण करे। और अंग्रेज़ों के भारत छोड़ने के बाद ब्राह्मणों ने वही शिक्षा नीति आज देश में चला रखी है, जिस कारण आदिवासी भी इसके शिकार हुए और पढ़ने लिखने के बाद अपने आदिवासी समाज, संस्कृति, धर्म, अध्यात्म, पारंपरिक ज्ञान और नैतिकता से दूर होते चले गए। वे लोग भी आज जब गांव समाज में आते हैं तो इन कीट पतंगों वाली भोजन श्रृंखला को घृणा की दृष्टि से देखते हैं, जिस दृष्टि से बेंगलोर के गैर आदिवासी लोग आदिवासियों की भोजन श्रृंखला को देख रहे थे। वास्तव में देखा जाए तो अर्बनाइजेशन ने लोगों को खेत और जंगलों से दूर तो किया ही, सांस्कृतिक रूप से भी वे लोग दूर हुए। आप देखेंगे खुद आदिवासी समाज के पढ़े लिखे लोग और पढ़ने के लिए शहरों में जाने वाले छात्र सभी अपने संस्कृति से दूर होते गए। उनके साथ शहरों में पले लोग अक्सर जानते ही नहीं कि भारत में दीमक, झिंगुर, रानी दीमक आदि खाए जाते हैं। शहरीकरण ने भौतिक और सांस्कृतिक दूरी इस तरह बना दी कि नई पीढ़ी को नहीं मालूम कि उसके ही राज्यों या गांव में ये परंपरा है। तो बेंगलुरु के साइंस गैलरी में लगा एडिबल इंसेक्ट्स का स्टॉल का मकसद भी लोगों को इन आदिवासी पारंपरिक भोजन श्रृंखला से रूबरू कराना था, जिसे अक्सर घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। ऐसे पारंपरिक भोजन श्रृंखला से लोगों में यह जागरूकता फैलाने का प्रयास किया गया कि शहरों में जिसे इनोवेशन बनाकर पेश किया जा रहा है, वह वास्तव में आदिवासी समाज में परंपराओं से है। अब हम उसकी भी जानकारी हासिल कर लेते हैं कि दीमक में क्या पोषक तत्व मौजूद है। अब मैं हूँ तो ऑब्वियसली इसका विज्ञान को सामने रखना जरूरी भी है, आप उम्मीद भी करते होंगे। देखिए, दीमक खाने से क्या हासिल होता है उसे आदिवासी समाज अपने पूर्वजों से और अनुभव से जानता है, लेकिन विज्ञान अभी जाके उसे माप रहा है। दीमक के पोषण प्रोफाइल को अगर देखें तो हम पाते हैं कि उसमें 35 से 45% तक उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन पाया जाता है। एमिनो एसिड प्रोफाइल तो लगभग कंप्लीट प्रोटीन जैसी ही होती है। यह खासकर मांसपेशियों के लिए काफ़ी उपयोगी होता है। बच्चों की वृद्धि और गर्भवती महिलाओं के लिए भी यह बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ है। रानी दीमक में तो ओमेगा 3 और ओमेगा 6 जैसे फैटी एसिड होते हैं जो दिमाग को तेज करने
हार्मोन बैलेंस और ऊर्जा भंडारण में मदद करता है। इसके अलावे कई सूक्ष्म पोषक तत्व या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं, जैसे आयरन जो एनीमिया से बचाव करने में सहायक होते हैं। तो जिंक शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने और घाव आदि को जल्दी भरने में मदद करता है। वहीं कैल्शियम हड्डियों को मजबूती देने का काम आता है। तो मैग्नीशियम नसों और मांसपेशियों का संतुलन को बेहतर बनाने में काम आता है और फास्फोरस ऊर्जा चक्र को संतुलित करता है। यही कारण है कि आदिवासी समाज में दीमक को गर्भावस्था, कमजोरी और मौसमी बदलाव आदि में खाया जाता है। जहाँ तक विटामिन की उपलब्धता की बात है तो दीमक में प्रचुर मात्रा में B2, B6 और B12 जैसे अवयव पाए जाते हैं जो ऊर्जा उत्पादन यानी ताकत और तंत्रिका तंत्र के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। दीमक में एडिबल बॉडी मास 80 से 100% तक होता है। मैंने खुद पंख सहित साल के पत्ता में सिजा कर खाया है, जबकि मुर्गा में एडिबल बॉडी मास सिर्फ 55% ही होता है। जो ज्ञान सदियों से आदिवासी समाज के पास था उसे अब शहर नया समाधान कहकर खोज रहा है। जबकि आदिवासी समाज के लिए दीमक भोजन श्रृंखला का अंग तो है ही, साथ ही मौसम का संकेत देने वाला और सामुदायिक ज्ञान से प्रेरित है। और शहर के लिए आज यह सस्टेनेबिलिटी एक्सपेरिमेंट, प्रोटीन अल्टरनेटिव और ऐसे एग्जीबिशंस में दिखाए जाने वाला उत्पाद हो गया है। यही वह ज्ञान असमानता या नॉलेज इनइक्वालिटी है जिसे पहचानना जरूरी है कि वो कहे तो वो प्रोटीन सप्लीमेंट और हम कहे तो ये तो कीड़ा। भारत के आदिवासी समाजों में विशेषकर मुंडा, हो, संथाल, गोंड तथा बस्तर से उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में दीमक को भोजन के रूप में अलग अलग तरीकों से उपयोग किया जाता रहा है। पहली बारिश के बाद अक्सर दीमक अपने मान से बाहर निकल कर उड़ती है। उन दीमकों को पकड़ने के कई पारंपरिक तरीके इस्तेमाल होते हैं, जिसमें आग या दिया जलाकर उन्हें आकर्षित किया जाता है, तो पानी भरे बर्तन में भी उन्हें पकड़ा जाता है। आदिवासी समाज जो तरीका दीमक को पकड़ने का इस्तेमाल करता है वह प्राकृतिक है और संकेत आधारित संग्रह का तरीका है। इसे जबरन संग्रह नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह तरीका बताता है कि आदिवासी समाज दीमकों के प्रजनन चक्र को नष्ट किए बिना ही संसाधन को लेता है। पहली बारिश होने पर जब दीमक मान से बाहर निकलना शुरू करती है तो आदिवासी समाज में साल के पत्तों को विशेष तरीके से इस तरह संग्रह करने वाला दोना बनाया जाता है कि जैसे ही मान से बाहर दीमक जब निकलती है तो सीधे उस दोना में गिर जाती है, जहाँ से कुछ कुछ देरी में संग्रह करके अपने अपने बर्तनों में लोग रखते हैं। आजकल मच्छरदानी का इस्तेमाल दीमकों को पकड़ने के लिए किया जा रहा है। दीमक को मिट्टी के बर्तन या लोहे की कढ़ाई में बिना तेल के भुना जाता है। कभी कभी नमक, थोड़ा मिर्च और कहीं कहीं पर महुआ का फूल और हम लोग के तरफ में चावल का भूंजा मिलाया जाता है। यह प्रक्रिया मानव शरीर के रोगाणुओं को नष्ट करती है, प्रोटीन की उपलब्धता बढ़ाती है और अनावश्यक फैट नहीं जोड़ती है। कई जगहों पर दीमक को धूप में सुखाया भी जाता है, फिर सुखाए दीमक को मिट्टी या बांस के पात्र में रखा जाता है। सूखे दीमक महीनों तक सुरक्षित रहते हैं, जरूरत पड़ने पर चटनी या सब्जी में भी डालकर खाए जाते हैं। यह प्री रेफ्रिजरेशन फूड प्रिजर्वेशन सिस्टम है। दीमक की चटनी के लिए अक्सर भुनी हुई दीमक को नमक, जंगली या स्थानीय साग और स्थानीय मिर्च के साथ सील पत्थर पर पीसा जाता है। यह सिर्फ स्वाद नहीं देता बल्कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का संपूर्ण पैकेज है। खेत खलिहान में काम करने वालों के लिए तो यह ऊर्जा से भरा भोजन है। आदिवासी समुदाय में गर्भवती महिलाओं को भी कमजोरी और खून की कमी में सेवन कराया जाता है। बच्चों के लिए तो यह एक तरह का पारंपरिक सप्लीमेंट है। जैसे आजकल जिम में एक्सरसाइज करने वाले लोग प्रोटीन शेक पीते हैं, तो दीमक आदिवासियों का प्रोटीन सप्लीमेंट है। दीमक को सीजनल ही और सस्टेनेबल तरीके से ही हार्वेस्ट किया जाता है। मतलब दीमक को तभी संग्रह किया जा सकता है जब वह प्राकृतिक रूप से बाहर आती है। मांद तोड़कर नहीं निकाला जा सकता। वैसे भी मांद तोड़ने से दीमक निकलने के बजाय अंदर ही रह जाती है और दीमक तभी बाहर निकलती है जब प्रजनन कर चुकी होती है। इससे उनके कॉलोनी नष्ट नहीं होती और पारिस्थितिक संतुलन भी बना रहता है। चूँकि पूरी दीमक ही खाई जाती है, कोई अवशेष नहीं बचता
हम इसे जीरो वेस्ट फूड सिस्टम भी कह सकते हैं। और एक बात गौर करने वाली है कि दीमक अक्सर उसी मौसम में निकलती है जब आदिवासी समाज के फसल चक्र में उन्हें ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है। जैसे मानसून के आगमन पर जब खेत में धान लगाने के लिए मेहनत ज़्यादा लगता है। इसे आप इकोसिस्टम का डाइट सिंक्रोनाइजेशन कह सकते हैं। जब दुनिया भविष्य का प्रोटीन क्या होगा इस पर मंथन कर रही है, खोज रही है, टिकाऊ भोजन प्रणाली कैसी होगी इस पर शोध की जा रही है, वैसे में आदिवासी समाज ने इसका उत्तर सदियों पहले दे रखा था। बिना लैब, बिना फंड और प्रदर्शनी के ही आधुनिक विज्ञान प्रयोगशाला में समाधान बनाता है और आदिवासी ज्ञान प्रकृति के साथ रहकर समाधान डिजाइन करता है। इससे बड़ा प्राकृतिक ज्ञान का नेतृत्व करने की बात क्या ही हो सकती है। सोचिए, आज साइंस गैलरी, फूड एग्जीबिशंस और सस्टेनेबिलिटी लैब्स दीमक को डिस्कवर कर रही है। असल में यह ज्ञान का रिवर्स फ्लो है। शहर अब गांव से सीख रहा है। अगर इस तरह के ज्ञान को सही ढंग से रखा जाए तो आदिवासी पिछड़े न होकर नेतृत्व करता होंगे। वे ज्ञान के संरक्षक हैं, मतलब प्राकृतिक ज्ञान के अभिभावक। इसे मिसाल के रूप में दुनिया को लेना था, लेकिन लालची दुनिया तो आदिवासियों को ही जल, जंगल और ज़मीन से विस्थापित करने में लगी हुई है। जब आदिवासी नहीं बचेंगे तो आधुनिक दुनिया प्रकृति के रहस्यों को कभी खोज नहीं पाएगी, जिसे आज डिस्कवर करने के लिए एग्जीबिशन आदि लगाकर ढिंढोरा पीटा जा रहा है। बाकी आपकी इस विषय पर क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं। आपको लगे कि यह जानकारी औरों को भी हो तो इसे ज़रूर शेयर करें। तो इस समय के लिए इतना ही। सबको धन्यवाद। जोहार।